हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न फन पर। और आज का जो हमारा लेक्चर है वहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे ऑफ प्रिंसिपल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, नहीं आप प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या क्या मैं आपको बताने वाला हूँ बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स, फिर टूल्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टूल्स के अंदर ये आता है हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखा है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब देखो, थोड़ा सा कनेक्शन करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बोला था कि यार हमारा बायोटेक्नोलॉजी जो है ना वो असल में दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, और मेंटेनेंस ऑफ कंटामिनेशन फ्री जो कंडीशंस थी। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट। ठीक है, या कंडीशंस कह लो, जो कहना है कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसके ऊपर वो डिपेंड करता है। ओके, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर मैंने क्या कहा था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी का जो जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए जो है, आरएनए जो है, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको अल्टर कर सकते हैं। ठीक है, सो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डीएनए हो गया या जो आरएनए है उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, या मैनिपुलेट कह लो, मैनिपुलेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, या किसी होस्ट में इसका जो भी डीएनए है या आरएनए उसको किसी होस्ट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, होस्ट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरी बॉडी का कोई जीन है वो आपकी बॉडी में डाल सकते हैं, या बैक्टीरिया का कोई जीन है वो मेरी बॉडी के अंदर डाल सकते हैं। तो सवाल ये आ रहा होगा ना कि भैया चलो ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग ये होता है, अपना कंटामिनेशन फ्री है, इन दोनों से मिलकर बायोटेक्नोलॉजी बन रही है। बट ये जो आप कह रहे हो कि ऑल्टर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं जेनेटिक मटेरियल को, या किसी दूसरे होस्ट में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, कैसे होता है? बेसिक सा सवाल है ना, कैसे होता है? तो इसके लिए फिर मैंने आपको बोला था कि हाँ भाई बहुत सारी चीज़ें हैं या बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये आपको मैंने बताया था। जीन क्लोनिंग हमारा रह गया था, बट जीन ट्रांसफर हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी, जैसे अपने डीएनए में आप किसी दूसरे कह सकते हो बैक्टीरिया का या किसी दूसरे स्पीसीज का डीएनए जोड़ लोगे, तो जो डीएनए होगा वो क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है मान लो ये प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड जो है हमारा इकोलाई का है। प्लाज्मिड जो है वो किसका है, इकोलाई का है। अब प्लाज्मिड के बारे में किसी को नहीं पता, वैसे तो पता होना चाहिए, आप लोग क्लास 12th में है, तो हम लोग क्लास 11th के अंदर पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई हमारा एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ये इसका एक नॉर्मल डीएनए है और इसके पास प्रेजेंट होता है एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, सो ये डबल स्टैंडर्ड जो सर्कुलर डीएनए होता है इन बैक्टीरियाज, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर जो डीएनए है किसके अंदर, इन बैक्टीरियाज, उसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। सो दिस इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के पास अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी खास जीन्स नहीं होती, यानी कि खास जीन इन द सेंस कि जो बैक्टीरिया है ऐसा नहीं कि प्लाज्मिड के बिना सर्वाइव नहीं करेगा, हाँ सर्वाइव कर जाएगा आराम से, बट प्लाज्मिड के पास ना कुछ स्पेशल जीन्स होती हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो सकती है, यहाँ पे कोई एंटीबायोटिक की जीन्स हो सकती हैं। ओके, एंटीबायोटिक वाली जीन्स हो सकती हैं, कॉन्जुगेशन करने के लिए सेक्स जीन्स हो सकती हैं यहाँ पे, तो ऐसी जीन्स प्रेजेंट होती है। ये सब बातें हम लोग 11th क्लास में पढ़ लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में वो जाना नहीं चाहता मैं वहाँ पे। सो मान लेते हैं कि हमारा प्लाज्मिड है इकोलाई का। अच्छा, अब मैंने क्या करा, उस प्लाज्मिड को बीच में से कट करा। जाहिर सी बात है कि कट करने के लिए हम लोगों को कुछ सब्सटेंस यूज करना पड़ेगा, कोई एंजाइम यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि असल में डीएनए है क्या, डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ओके, तो किसकी बनी है, नाइट्रोजन बेस की बनी है, पेंटोस शुगर की बनी है, फॉस्फेट ग्रुप की बनी है। हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर ऑलरेडी डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर कवर कर चुके हैं। सो हमें वो चेन को कट करना है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग कोई एंजाइम का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज्ड फॉर बोथ फॉरेन डीएनए एज वेल एज होस्ट डीएनए। सो मान लो ये अपना प्लाज्मिड है, हमने इसको एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करा। क्या होती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो डीएनए को कट करती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कौन सी होती हैं, अब इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमारी कौन सी होती हैं, जो डीएनए को कट करती हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कौन सी होती है, वो एंजाइम्स जो डीएनए को कट करे, वो एंजाइम्स जो डीएनए को, या आरएनए भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आरएनए को कट करे। सेम एंजाइम से हम लोगों को, जैसे मान लेते हैं हमको ये इकोलाई का प्लाज्मिड है। अच्छा, बहुत सारे पैथोजेंस के बारे में आप लोग जानते ही हैं। मान लो ये वाला जो फॉरेन डीएनए ना, ये मैंने लिया है किससे,
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से लिए, मान लेते हैं, मैं बस अज्यूम करने के लिए कह रहा हूं, या कोई भी बैक्टीरिया का नाम दे दो, यहां पे बैक्टीरियम लिख देते हैं, बैक्टीरियम एक्स, ठीक है, तो इसका डीएनए है। अब इस बैक्टीरियम एक्स की बात करें तो उसके पास एक स्पेशल जीन है, स्पेशल जीन कह लो, ठीक है, या हमारा डीएनए ले लो, ठीक है, क्योंकि हम इसके बारे में आप पढ़ेंगे भी, तो मान लेते हैं ह्यूमन डीएनए का छोटा सा पोर्शन है। अच्छा, अब इस ह्यूमन डीएनए के पोर्शन में छोटी सी जीन है जो कोड करती है किसके लिए, इंसुलिन के लिए, जो कोड करती है किसके लिए, इंसुलिन के लिए। अच्छा, इंसुलिन के बारे में अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम आपको बता दें, एक हार्मोन है जो पैनक्रियास सिक्रीट करता है, और ये हार्मोन जो है ये ब्लड के अंदर शुगर लेवल्स को, ब्लड का जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर लेवल को ये कंट्रोल करता है। क्लास 11th के अंदर हमारा चैप्टर है हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, या केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, वहां पे आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। अच्छा, अब मैंने क्या करा, ये फॉरेन डीएनए था हमारे, कह सकते हो ह्यूमन का डीएनए है, ये अपना इकोलाई का डीएनए है, इसको मैंने कट करा विद सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और यहाँ से इंसुलिन वाली जीन लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको जिसमें जोड़ दिया। अच्छा, जाहिर सी बात है कि जब हम लोगों ने डीएनए को कट करा तो हम लोगों को एक एंजाइम की नीड पड़ी, तो अगर मैं डीएनए को जोड़ रहा हूँ या इस जीन को यहाँ पे जोड़ रहा हूँ तो भी हम लोगों को एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, और वो एंजाइम का नाम होता है डीएनए लाइगेस। और डीएनए लाइगेस के बारे में भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें नई है आपके लिए। डीएनए लाइगेस हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे जब रेप्लिकेशन होता है तो हमारी जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होती हैं, ठीक है, लैगिंग स्टैंड पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो होती हैं कहाँ पे, लैगिंग स्ट्रैंड पे, उसको जोड़ता है, ठीक है, उसको ये जोड़ता है। तो सिमिलरली यहां पे भी क्या कर रहा है, प्लाज्मिड के अंदर इस वाले जीन को उसने जोड़ दिया। अच्छा, अब हम इस प्लाज्मिड को वापस से डाल देंगे इकोलाई के अंदर, हमने वहीं से निकाला था, उसको वापस वहीं पर डाल देंगे, या चलो वो बात की बात है। अब हमने इसको जब इसमें जोड़ दिया तो ये जो प्लाज्मिड हमारा ओरिजिनल था उसके अंदर एक जीन नहीं ऐड हो गई है, या आप कह सकते हैं इसके अंदर एक फॉरेन जीन है, फॉरेन इन द सेंस कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की जीन है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यही होता है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है जी, इसी को हम बोलते हैं। सारी कहानी ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, ऐसे बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये मैंने आपको ब्रीफ में बताया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसके लिए हम लोगों को टूल्स की जरूरत पड़ेगी ना, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डीएनए को कट कर रहे हैं, तो अरे भाई हम डीएनए को कट कर रहे हैं तो एक जीन तो ये भी आ रही है, एक जीन ये भी आ रही है, ये वाली इंसुलिन की है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि यही वाली इंसुलिन की है, ये जो मैं जिसके ऊपर मैंने ए लिखा है, मैं कैसे कह सकता हूँ कि यही वाली इंसुलिन की है, या अगर चलो कह भी नहीं सकते, ठीक है, मैंने 3 जीन अलग करी है तो अब इनको सेपरेट भी तो करना पड़ेगा, तो कैसे मैं सेपरेट करूंगा, फिर उसको उसमें जोड़ूंगा, तो बहुत सारी चीजें इसके साथ बनती हैं, उसके बारे में भी हम लोगों को बात करनी है। जीन ट्रांसफर मैंने बता दिया था, जीन ट्रांसफर में क्या है, जैसे अब देखो सिंपल सी बात, मैंने यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया, अब मैं इसको वापस से इकोलाई के अंदर डालूंगा। क्यों डालूंगा इकोलाई के अंदर, क्योंकि जब मेरा इकोलाई डिवाइड करेगा तो जाहिर सी बात है कि प्लाज्मिड भी फिर रेप्लिकेट करेगा, और प्लाज्मिड के पास जो जीन्स होंगी तो बैक्टीरिया के अंदर भी क्या होगा, जीन रेगुलेशन या जीन एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने वो इंसुलिन वाली जीन डाल दी, ये जो ग्रीन कलर की आप लोगों को जीन दिख रही है ये इंसुलिन वाली जीन है, ये इंसुलिन वाली जीन है। अच्छा, ये इसमें मैंने डाल दी, तो अगर अब हमारा ये जो इकोलाई है वो रेप्लिकेट करेगा तो उसका खुद का डीएनए भी, प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट करेगा, और फिर यहाँ पे जब जीन रेगुलेशन होगा या जीन एक्सप्रेशन होगा तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मल डीएनए का और प्लाज्मिड वाले डीएनए का दोनों का होगा। तो जब जीन एक्सप्रेशन होगा तो यहाँ पे जो इंसुलिन वाली जीन है वो क्या बनाएगी, वो इंसुलिन बनाएगी। अब इस इंसुलिन को मैं एक्सट्रैक्ट करके ह्यूमंस में, जिन ह्यूमंस का पैनक्रियास खराब होता है, जिन ह्यूमंस का पैनक्रियास खराब हो जाता है या अच्छे से वर्क नहीं करता, ठीक है, उनको यूज कर सकता हूँ, उनमें यूज कर सकता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा ना, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है, उनको हम इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाते हैं, सो ऐसे ही बनाया जाता है। इनिशियली हम उसके बारे में भी बात करेंगे। इनिशियली जो इंसुलिन था ये पिग से एंड वेरियस अदर एनिमल्स से लिया जाता था, बट सिंस क्योंकि हम हमेशा पिग्स पर या अदर एनिमल्स पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं, जो कि सही नहीं भी है, क्यों एनिमल को क्यों बेटा किल करना है, एनिमल को क्यों परेशान करना है, जब हमारे पास टेक्निक्स हैं, अगर फिर भी आप एनिमल को किल कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट गुड ना। चलो अब पहले नहीं था,
ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का टेक्निक तो समझ में आता है कि हाँ चलो ठीक है, हम एनिमल के पैनक्रियास से वो नहीं ले लेते हैं, इंसुलिन ले लेते हैं, उसको यूज़ कर लेंगे, बट अभी तो अपने पास है टेक्निक। सो ऐसे हम इंसुलिन बना सकते हैं। कब बनेगा? जब प्लाज्मिड को मैं वापस से इकोलाई में डालूंगा। इसलिए जीन ट्रांसफर करना जरूरी है, या इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसको प्लाज्मिड के अंदर डालना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने आपको इलेक्ट्रोपोरेशन का मेथड बताया था, यहाँ पे मैंने आपको जीन गन वगैरह भी बताया था, माइक्रो इंजेक्शन भी बताया था कि आप लोग इंजेक्शन की हेल्प से जो अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको डायरेक्टली न्यूक्लियस में डाल दो। ये सारी बातें मैंने बताई थी। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट जो सवाल है एक खड़ा होता है, क्या खड़ा होता है उसके बारे में बात करेंगे। और ये सारी बातें देखो मैंने आप लोगों को ना अभी ब्रीफ में बताई है। ओके, अभी इन सबके जो टूल्स हैं, जाहिर सी बात है कि जीन गन जिन बाकी सारी चीजें इनको डिटेल में डिस्कस करना है। ये ब्रीफ अभी चल रहा है। आप सोचेंगे कि भैया चैप्टर का ब्रीफ इतना बड़ा है तो वो चैप्टर कितना बड़ा होगा? नहीं, चैप्टर आगे पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि मैं आपको अगर इंट्रोडक्शन अच्छा सा दूंगा, सॉलिड दूंगा, तो ही आप चैप्टर को कैपिटलाइज कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइम ले रहा हूँ। नाउ अब इसके ऊपर जरा डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पे क्या बात बोली गई है। चलिए, सो डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए which is somehow transferred into an alien organism। अब चलो मान लो एलियन इन द सेंस कि यार मैंने जो इकोलाई का प्लाज्मिड बनाया था उसके अंदर डाल दिया, तो उसको हम एलियन ऑर्गेनिज्म कह देते हैं, या होस्ट भी कह सकते हैं। एलियन मत बोलो, होस्ट कह लो, ठीक है। मान लो मैंने क्या कहते हैं, somehow जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसको मैंने होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल दिया। अब क्या होगा? मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। But when it is integrated with into the genome of recipient, it may multiply and be inherited along with the host DNA। तो चलो प्रोकैरियोट के केस में या प्लाज्मिड के केस में तो चीजें आसान है, क्योंकि प्लाज्मिड के अंदर खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की बात करें, ठीक है, तो ORI या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ चुके हैं और हम लोगों ने हमेशा बोला है कि भाई रेप्लिकेशन तो हमारा सिर्फ इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहीं पे हमारा जो हेलिकेस है वो आकर के अनवाइंडिंग करता है, यहीं पे हमारा फिर डीएनए पॉलीमरेज वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें आती हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब प्लाज्मिड के केस में क्या है कि प्लाज्मिड के अंदर तो अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसा मेरा डीएनए है, मेरे डीएनए के मेरा जो वो है मतलब बॉडी है, मेरी बॉडी से सेल निकालोगे, ठीक है, मान लो ब्लड सेल निकाल लिया। अब आप उसके अंदर क्या कहते हैं, कोई जीन डालना चाह रहे हो या आपने कोई डीएनए फ्रेगमेंट मेरे सेल के अंदर डाला, तो क्या वो डिवाइड कर पाएगा? क्या वो रेप्लिकेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा खुद से। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक नॉर्मल जीन है, उसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देखो हर एक चीज़ ना हम गलतियों से सीखते हैं। ऐसा मत समझना कि पहली बारी जब क्या कहते हैं अपने साइंटिस्ट लोगों ने जीन डाल दिया तो उन्होंने रेप्लिकेट करवा दिया था। नहीं, उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें थी। उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है डीएनए डाल के देखते हैं, तो रेप्लिकेट नहीं करा। फिर उनको रियलाइज हुआ अच्छा हाँ इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है। तो अब कैसे डिवाइड कर सकता है? या तो वो आ करके, जैसे आपने मेरी बॉडी के सेल्स में कोई जीन डाली, आ करके या तो मेरे जीनोम से जुड़ जाए या मेरे डीएनए से जुड़ जाए, तो वो डिवाइड कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मेरा डीएनए डिवाइड करेगा, मेरे डीएनए के अंदर तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ना, तो अगर जब वो मेरे डीएनए से जुड़ जाता है तो मेरे डीएनए के साथ साथ वो भी डिवाइड करेगा, उसका भी एक्सप्रेशन वगैरह हो जाएगा, उसका भी आरएनए बनेगा, उसके भी आरएनए से प्रोटीन बन जाएगी। तो यहाँ पे ये बात बोली गई है, मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ, ठीक है, इन द प्रोजेनी ऑफ सेल, बट व्हेन इट गेट्स इंटीग्रेटेड विद द जीनोम ऑफ रेसिपिएंट इट मे मल्टीप्लाई, और हो सकता है वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट भी हो। अच्छा, दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। अब हमारे डीएनए का क्रोमोसोम का पार्ट बन चुका है, विच हैज एबिलिटी टू रेप्लिकेट। इन क्रोमोसोम देयर इज स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। सो चाहे क्रोमोसोम कह लो, डीएनए कह लो, क्रोमैटिड कह लो, ऑल आर द सेम थिंग्स। सो हमारे जो डीएनए होते हैं उसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। अगर आप किसी रैंडम जीन को हमारी बॉडी के अंदर डाल लें तो जरूरी नहीं है कि वो भी रेप्लिकेट करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाला सीक्वेंस नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों से हो सकता है एग्जाम में पूछ भी लिया जाए कि अगर आपने क्या कहते हैं किसी बॉडी के अंदर डीएनए डाला है तो उसका फेट क्या हो सकता है। तो ये पैराग्राफ आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट लिख भी देता हूँ ताकि इस चीज के ऊपर आप थोड़ा स्पेशल ध्यान रखें। अब therefore for multiplication of alien piece of DNA in organism it needs to be part of chromosome which has a specific sequence known as origin of sequence or origin of replication। तो अगर उसको हमें रेप्लिकेट करवाना है, किसको, अपने जो डीएनए था उसको अगर रेप्लिकेट करवाना है तो उसको जुड़ना पड़ेगा किसके साथ? क्रोमोसोम के साथ, जिसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का सीक्वेंस प्रेजेंट हो।
ठीक है 10। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, एलियन डीएनए जो होता है इज लिंक्ड विद origin of replication so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in host organism, and this can also be called as cloning or making multiple identical copies of any template DNA. So basically अभी क्लोनिंग पे मत जाना, अभी क्लोनिंग में आगे पढ़ाऊंगा, ये दिस इज नॉट क्लोनिंग, ठीक है। अभी क्या बोला कि चलो ठीक है मतलब हम मान लेते हैं बात कि यार वो ना मतलब मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, सारी प्रॉब्लम तो सारी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाले सीक्वेंस पे आ रही है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने जो जीन है जो मैं डाल रहा हूँ बॉडी के अंदर, उसके साथ मैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का सीक्वेंस जोड़ देता हूँ। अगर मैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का सीक्वेंस जोड़ दूंगा तो मुझे लगता है कि फिर तो रेप्लिकेशन अपना शुरू ही हो जाएगा, या जो हमारा अगर न्यूक्लियस के अंदर आता है वो वाला जीन, तो हमारा रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा। डीएनए वगैरह या डीएनए पॉलीमरेज वगैरह वहाँ पे आकर उसको भी रेप्लिकेट करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पॉसिबिलिटी है ना। अब आगे आते हैं, क्लोनिंग इसको नहीं बोलते हम लोग, क्लोनिंग में यहाँ पे थोड़ी इन्होंने गड़बड़ कर रखी है। क्लोनिंग क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, ओके। ये सिंपल सी कहानी है एक जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, एक जेनेटिक प्रोसेस के अंदर। अब यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ पे कुछ बातें हैं, उनके बारे में जानेंगे। अभी हमारा थोड़ा ब्रीफ वाला पोर्शन जो है खत्म हो गया है। जीन क्लोनिंग मैंने आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बता दिया, मैंने आपको जीन ट्रांसफर बता दिया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर आप कोई जीन ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके साथ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जोड़ना जरूरी है। क्यों जरूरी है ये भी हम लोगों ने देख लिया। जीन क्लोनिंग एक अलग प्रोसेस है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी रुक जाओ क्योंकि आगे आएगा, ये सारी चीजें आगे आएंगी। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अब यहाँ पे क्या बोला गया, लेट अस नाउ फोकस ऑन फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जब बना था तो उस दौरान क्या क्या चीजें हुई थी, एक बार इसके बारे में जानते हैं। ओके, द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistant with a native plasmid, ठीक है, of Salmonella typhimurium या typhimurium। तो सबसे पहले ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की शुरुआत है, सबसे पहले कब हुई थी, जब ये पता लगा गया या जब ये पॉसिबिलिटी अराइज हुई कि एक प्लाज्मिड है हमारा, ठीक है, DNA emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with native plasmid, ठीक है, ऑफ सैल्मोनेला टाइफीमेरियम। तो सैल्मोनेला का जो एक वो था प्लाज्मिड जो था, ठीक है, उसके अंदर हम लोग को एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मिली। आप ये भी कह सकते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा था, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी अराइज हुई थी किसकी, ऑफ लिंकिंग अ जीन एनकोडिंग फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद अ नेटिव प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला। तो हम लोगों ने सोचा कि एक एंटीबायोटिक जीन है हमारी, उसको हम सैल्मोनेला के जो प्लाज्मिड है उसमें जोड़ सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी दिमाग में सोची गई थी, किया नहीं था, सोची गई थी, ठीक है। यहां से शुरुआत हुई जेनेटिक इंजीनियरिंग की। फिर हमारे दो साइंटिस्ट आए, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, इन्होंने इसको कंप्लीट किया 1972 में। इन्होंने क्या करा, आइसोलेट करा एंटीबायोटिक जीन को बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लाज्मिड व्हिच वाज रिस्पांसिबल फॉर कन्फरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद हेल्प ऑफ डिस्कवरी ऑफ एंजाइम्स, जिसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। सो ये सोचा गया कि यार ठीक है, अगर मान लें हमारे पास ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है तो क्या मैं इसको एक प्लाज्मिड में जोड़ सकता हूँ। अब सैल्मोनेला टाइफी के बारे में थॉट लिया गया था क्योंकि प्लाज्मिड उसके अंदर मिला था, बट इकोलाई का भी ले सकते हो, उसके अंदर भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक थॉट था कि क्या उसके अंदर ये जो जीन है उसके प्लाज्मिड में जोड़ सकते हैं। तो स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, दे आर टू इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, ठीक है, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ या इन फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने सबसे पहले 1972 में क्या करा, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है उसको आइसोलेट किया, ठीक है, बाय कटिंग आउट द पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लाज्मिड, उस प्लाज्मिड से कट किया व्हिच वाज रिस्पांसिबल फॉर कन्फरिंग एंटीबायोटिक जीन। उस प्लाज्मिड के अंदर से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाल दी। द कटिंग ऑफ डीएनए, जो डीएनए की कटिंग हुई थी, जाहिर सी बात है कि यार अब कटिंग इन द सेंस की अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए किससे बना है, सिंपल सी सोबर सी बात है कि ये हमारा पेंटोस शुगर हो गया, यहाँ पे N2 बेस हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पे हमारा बॉन्ड बनता है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे आता है हमारा CH2, यहाँ पे PO, फॉस्फेट ग्रुप हो गया। फिर ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा क्या बनेगा,
ऐसे, ठीक है, इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ओके, ये हमारा एक डीएनए का वो मैं कह सकते हैं स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा था, दिखा रहा था मैं आपको। तो अगर मॉलिक्यूलर सीजर्स होंगी तो वो क्या करेंगे, वो इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे ना, इस जगह से ब्रेक करेंगे। तो हम लोगों को अगर डीएनए को कट करना है तो ये जो फॉस्फेट बॉन्ड है उसको ब्रेक करवाना पड़ेगा, तो हम लोगों को एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। तो यही बात बोली गई है, द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन यानी कि जहां पे जीन प्रेजेंट है, बिकेम पॉसिबल विद हेल्प ऑफ डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। मॉलिक्यूलर सीजर्स क्यों? क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल को कट कर रही है लाइक अ सीजर। इसको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी आप कह सकते हैं, इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी कह सकते हैं। इनके बारे में डिटेल में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन मॉलिक्यूलर सीजर्स की ना खास बात है वो याद रखना कि ये हमेशा स्पेसिफिक सीक्वेंस से ही डीएनए को कट करती हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से भी कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने कोई मॉलिक्यूलर एंजाइम सीजर डिस्कवर करी, वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से हमेशा डीएनए को कट करेंगे, ऐसा नहीं कि आप उसको चाहोगे कि वो कहीं से भी कट कर दे, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, एंजाइम है, खुद से काम करती है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये भी इसकी डिस्कवरी हुई, कैसे डिस्कवरी हुई इसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। Now, the cut piece of DNA was then linked with the plasmid DNA। जो कट हम लोगों ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला उसको प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ दिया। द प्लाज्मिड डीएनए एक्ट करते हैं एज वेक्टर और ट्रांसफर करते हैं पीस ऑफ अटैच्ड डीएनए टू इट। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्लाज्मिड डीएनए एक्ट करते हैं एज वेक्टर और टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच्ड टू इट। प्लाज्मिड डीएनए क्या बोला गया है, ये वेक्टर की तरह एक्ट करते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाले चैप्टर पढ़ा है, तो हम लोग वेक्टर जो होता है उसको क्या, कौन होता है वेक्टर? जो डिसीज कैरी करता है, जो डिसीज कैरी करता है ये कह सकते हो, या जो डिसीज को ट्रांसफर करता है फ्रॉम इन्फेक्टेड या फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन पर्सन टू अदर या अनदर कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, बहुत सही। सो बेसिकली यहाँ पे बात क्या हो रही है कि देखो, ये जो हमारा प्लाज्मिड है इसके अंदर आप लोगों ने क्या डाला, आपने इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाला। अब इस प्लाज्मिड को उठा करके मान लेते हैं इकोलाई में डाल दोगे, तो वो जो जीन है या जो वो जो प्रॉपर्टी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाली, वो इकोलाई में भी चली जाएगी। तो उसने क्या कर दिया, इसने जीन के थ्रू प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, तो उसको हम वेक्टर भी कहते हैं। इन प्लाज्मिड्स को जो जीन ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, इनको हम वेक्टर्स भी कहते हैं। ओके, ऐसे वेक्टर नाम पड़ा क्योंकि ये भी जस्ट लाइक अपने जो डिसीज कैरिंग वेक्टर्स होते हैं उनकी तरह एक प्रॉपर्टी ये कह सकते हैं, एक जीन कैरी कर रहा है और वो दूसरे प्लाज्मिड में, सॉरी दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा रही है इसके थ्रू। तो दीज प्लाज्मिड एक्ट करते हैं एज अ वेक्टर टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच्ड टू इट। ओके, यू प्रोबेबली नो दैट मॉस्किटो, जैसे यहाँ पे लिखा है मॉस्किटो एज एन इंसेक्ट वेक्टर, ठीक है, सॉरी मॉस्किटो एज एन इंसेक्ट वेक्टर टू ट्रांसफर द मलेरियल पैरासाइट इन ह्यूमन बॉडी। से हमारी बॉडी के अंदर फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है मलेरियल पैरासाइट डालता है, उसी तरीके से प्लाज्मिड जो होता है, अ प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज अ वेक्टर टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। उसी तरीके से प्लाज्मिड को मैं यूज कर सकता हूं टू इंट्रोड्यूस द डिजायर्ड जीन किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। नाउ द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। हम लोगों ने कट तो कर लिया डीएनए को, लेकिन कट करने से सारा काम नहीं बनेगा ना, हमको जोड़ना भी तो है। तो जोड़ेंगे किसकी हेल्प से? जोड़ेंगे हम इसको विद हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है द लिंकिंग जो है ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज, ओके, व्हिच एक्ट ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल एंड जॉइंट्स देयर एंड। तो ये जो कट डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके एंड पे एक्ट करती है, ये एंड्स पे काम करती है और उनको जोड़ देती है। जस्ट लाइक द सेम एंजाइम वर्किंग ऑन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, वहां पे भी क्या कर रही थी, ये उनके एंड्स को जोड़ रही थी और एक लंबी सी चेन बनवा रही थी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक मिनट रुको। दिस मेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएटेड इन विट्रो एंड इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो अब हम लोगों को क्या मिल चुका है, हम लोगों को एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल चुका है। हम लोगों ने क्या करा, एक जीन ली, उसको प्लाज्मिड में, या एक जीन ली, या हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हेल्प से एक प्लाज्मिड लिया, उसको कट करवाया, एक जीन लिया, उसको कट करवाया, दोनों को जोड़ दिया, किसकी हेल्प से, डीएनए लाइगेज की हेल्प से। तो हमारा क्या बन चुका है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपको मैंने बताया था ना क्या होता है, जिसके अंदर एक अलग सा जीन ऐड कर दें, जिसके जब नॉर्मल जीन के अंदर या नॉर्मल डीएनए के अंदर एक नया जीन ऐड कर दोगे, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मेरे डीएनए के अंदर कोई नया जीन ऐड कर दोगे तो इट विल बी अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अरे भाई, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस वहां पे हम पढ़ते हैं कि पेरेंटल कॉम्बिनेशंस और रिकॉम्बिनेंट्स। पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कौन से होते हैं, जो पेरेंट्स की तरह सेम सेम होते हैं। रिकॉम्बिनेंट्स कौन से होते हैं, जो अलग आते हैं। जैसे कि आपने, अगर हम बात करें उसमें जो येलो राउंड था, ऑल राउंड रिंकल्ड था, ग्रीन रिंकल्ड, सॉरी येलो राउंड
हाँ, और ग्रीन रिंकल जो सीड्स हम लोगों ने ली थी तो उसमें हम लोगों को क्या मिला था, येलो राउंड था ना, येलो रिंकल भी मिला था, तो वो एक तरीके से रिकॉम्बिनेंट करेक्टर हो गया था। उसी तरीके से जब आप किसी डीएनए के अंदर कुछ नया जोड़ देते हैं जीन, तो उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एंड ये कैसे क्रिएट किया है, इन विट्रो यानी कि इन लैब क्रिएट किया है। व्हेन दिस डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू द ई कोलाई, अ बैक्टीरियम क्लोजली रिलेटेड टू सैल्मोनेला, इट कुड रेप्लिकेट यूजिंग न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड मेक मल्टीपल कॉपीज। तो जब आपने क्या करा, वहां से मतलब वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया आपने, अब उसको आपने इकोलाई में डाल दिया, तो इकोलाई हमारा रेप्लिकेट करेगा और प्लाज्मिड के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता ही है, सो प्लाज्मिड भी हमारा रेप्लिकेट करेगा। एंड यहाँ पे क्या हो गया, अब वो मल्टीप्लाई करेगा, तो जाहिर सी बात है कि इन मेक मल्टीपल कॉपीज। द एबिलिटी टू मेक या एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इज कॉल्ड, या इन इकोलाई इज कॉल्ड क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्लोनिंग। अब क्लोनिंग को यहाँ पे थोड़ा और डिटेल से समझाता हूँ मैं, उससे पहले मैं आप लोगों को एक पूरी की पूरी जो कहानी है ना, इसको मैं ब्रीफ में एक्सप्रेस कर देता हूँ कि हमारे पास एक प्लाज्मिड था, किसका, एक प्लाज्मिड था सैल्मोनेला का, सैल्मोनेला का। ठीक है, अच्छा, इसके पास क्या थी, इसके पास एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी। ठीक है, मान लेते ये वाला पोर्शन उस जीन का है। हमारे पास एक प्लाज्मिड है, या प्लाज्मिड तो छोड़ो, प्लाज्मिड ले लें, क्या करें, प्लाज्मिड ही कंसीडर कर लें। नाउ दिस मेक्स अ न्यूज, ऐसा करते हैं, चलो छोड़ो उसको, ऐसे ही समझ लेते हैं, क्योंकि वो जो जीन थी ना वो उसके प्लाज्मिड में डाल दी। चलो कोई बात नहीं, किसी का भी एग्जांपल ले लो, फंडा यही है। अब मेरे को आपको लॉजिक समझाना है, मेरे को ये नहीं समझाना है कि किसमें जीन है किसमें नहीं है, मेरे को लॉजिक समझाना है कैसे हुआ। यहाँ पे हमारा प्लाज्मिड जो है, मान लो किसका है, हम लोगों ने इकोलाई से प्लाज्मिड लिया, मैं आप लोगों को लॉजिक समझा रहा हूँ, ये इकोलाई का प्लाज्मिड है। ठीक है, अच्छा, मैंने इन दोनों को कट करवाया, इन दोनों को कट करवाया किसकी हेल्प से, मॉलिक्यूलर सीजर की हेल्प से, मॉलिक्यूलर सीजर्स की हेल्प से, या आप कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से। हमेशा याद रखना बाबा, होता क्या है ना कि हमेशा वी हैव टू यूज द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेम एंजाइम यूज करनी होती है हम लोगों को, किसके लिए, फॉर अपना, चाहे अगर आप इसकी कटिंग कर रहे हो चाहे इसकी कटिंग कर रहे हो, तो दोनों के लिए हमको सेम एंजाइम यूज करनी पड़ती है। ठीक है, अब हमारी एंटीबायोटिक जीन जो थी वो यहाँ पे आ गई है। ठीक है, हमारा इकोलाई का प्लाज्मिड जो है वो यहाँ पे अलग से आ गया है, इसको भी कट कर दिया ना हम लोगों ने। अब हम इसको जोड़ देंगे किसकी हेल्प से, डीएनए लाइगेज की हेल्प से, डीएनए लाइगेज की हेल्प से। अच्छा जी, तो अब जब ये जुड़ जाएगा तो आई गेस कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, तो इस तरीके का हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये क्या है हमारा, दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि इसके अंदर एक नई जीन आ गई है, दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब क्या करो, अब इसको वापस से इकोलाई में डाल दो, उसी में डालना है ठीक है, किसी दूसरे में डालना है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसकी हेल्प से डालोगे, वही जो हमारा वो मेथड नहीं था जीन ट्रांसफर वाला, इलेक्ट्रोपोरेशन वगैरह, उसकी हेल्प से डाल दो वापस इकोलाई में। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप इसको इकोलाई में डालते हो, अगर आप इसको, ये रहा इकोलाई, अगर आप इसको, इसका डीएनए है, ठीक है, चलो अब आप इसको इकोलाई में डालते हो, अगर मेरा इकोलाई डिवाइड करेगा तो ये क्या कहते हैं, प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट करा। आप खुद सोचो कि क्या कहते हैं कि 30 मिनट के अंदर, कह सकते हैं मतलब 30 मिनट भी छोड़ो, एक दिन का टाइम ले लेते हैं, एक दिन के अंदर कम से कम 1000 कॉपीज बन जाएंगी इसकी, इकोलाई की, एक दिन के अंदर कम से कम 1000 कॉपीज बन जाएंगी। अब 1000 कॉपीज बनेंगी तो क्या मेरा ये वाला जो जीन है, जो एंटीबायोटिक वाला जीन था, उसकी भी 1000 कॉपी बनेगी नहीं बनेगी? अरे भैया, इकोलाई जो है एक दिन में अगर डिवाइड करता है तो टोटल 1000 इकोलाई बन जाएंगे, 1000 इकोलाई बन जाएंगे तो प्लाज्मिड भी तो 1000 बनेंगे, 1000 प्लाज्मिड बनेंगे तो ये जो हमारा ये जो जीन था एंटीबायोटिक वाला, इसकी भी तो 1000 कॉपीज बन जाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग ना जीन को एम्पलीफाई भी कर सकते हैं, उसकी कॉपीज भी बना सकते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं जीन क्लोनिंग। आप लोगों ने जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला पोर्शन करा होगा, ठीक है, या करा था, तो उसमें आपको याद होगा, तो हम कहते हैं कि हम लोगों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कह लो, जब किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए छोटा सा होता है
ठीक है, आपको किसी क्राइम साइट पे बहुत कम डीएनए मिलता है जिसके ऊपर आप रिसर्च नहीं कर पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, तो हमने बोला था हम क्या करते हैं, हम वेक्टर में डाल के इसका जीन क्लोन करवाते हैं, जीन क्लोनिंग करवाते हैं। क्लोनिंग होगी तो उससे क्या होगा, उसका नंबर बढ़ जाएगा। आपके पास इतना पीस ऑफ डीएनए है, आपको अच्छे तरीके से रिसर्च करनी है, आप चाहते नहीं है कि अगर मैं उसके साथ काम करूं तो मेरा रिजल्ट वगैरह अगर गलती से फेल हो गया तो काम खराब हो जाएगा, तो आप क्या करवाते हैं, आप जीन क्लोनिंग करवा देते हैं। अच्छा, जीन क्लोनिंग करवाने का एक और बेनिफिट है क्या, अब वो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी उसकी भी कॉपीज बन रही हैं, तो मैं उसको निकाल करके किसी दूसरे उसमें भी डाल सकता हूँ। मेरे को बार बार ही मतलब होता है ना कि मेरे को बार बार उस जीन को आइसोलेट करना नहीं पड़ेगा, मेरे को पता है कि मैंने इसमें डाल दिया, वहाँ से लेकर मैं कहीं भी डाल सकता हूँ। सो ये जो प्रोसेस था कहाँ गया, ये द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन किसके अंदर, इन ई कोलाई, वाज कॉल्ड क्लोनिंग। ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की जो ये एबिलिटी थी या प्लाज्मिड की जो एबिलिटी थी कि वो कॉपी मल्टीप्लाई कर रहा है, कॉपीज बना रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं, क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, वाज कॉल्ड क्लोनिंग भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नाउ अब यू कैन हेंस इंटरफेयर दैट देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे जो इकोलाई बना था हमारा, आप इसको सिंपल सी बात ऐसे भी कह सकते हैं कि उसका जीन हम लोगों ने मॉडिफाई कर दिया, तो वो क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। क्योंकि हम लोग बहुत बारी ऐसी चीजें पढ़ चुके हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है। मान लो मैं एक ह्यूमन हूँ, आप लोगों ने मेरे डीएनए के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीन डाल के ऐड कर दिया है। ठीक है, जब मतलब जायगोट स्टेज पे था मैं, जायगोट और एम्ब्रियो स्टेज पे, तो ही मेरे डीएनए के अंदर कुछ जीन्स ऐड कर दी थी। आप बोलेंगे भैया जायगोट स्टेज पे क्यों, जाहिर सी बात है जायगोट स्टेज पे इसलिए क्योंकि अगर मैं बड़ा हो चुका हूँ तो मेरे सारे बॉडी के सेल्स में जीन को इंसर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। या तो आप ऐसा कर सकते हैं मेरी बोन मैरो में डाल दीजिए, क्योंकि मेरे बोन मैरो से सारे के सारे सेल्स बनते हैं, ब्लड सेल्स वगैरह, तो शायद बॉडी के अंदर प्रॉपर्टी आ जाए। बट अगर नहीं आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एम्ब्रियो स्टेज में डाल दीजिए, अब बॉडी के सारे सेल्स में वो जीन आ जाएगा, तो मैं क्या बन जाऊंगा, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन जाऊंगा। मैंने इकोलाई के अंदर जब जीन डाला अलग सा और उसका प्लाज्मिड वापस उसमें डाला, तो क्या कहलाया वो, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड, उसका जीन मॉडिफाइड हो चुका है। ओके, सो आगे आते हैं, यहाँ पे क्या बात बोली गई है, अगर हम लोगों को एक जीएमओ बनाना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना है, सो आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स। आपको जो जीन्स चाहिए उसको आइडेंटिफिकेशन करो। इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, अब इस जो डीएनए उसको किसी न किसी तरीके से होस्ट में इंट्रोड्यूस करो, चाहे प्लाज्मिड की हेल्प से करो, किसी की हेल्प से करो, लेकिन करो। मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू होस्ट एंड ट्रांसफर टू द डीएनए इनटू प्रोजेनी। सो उसको आप मेंटेन करके रखो, ऐसा नहीं कि आपने डाल के छोड़ दिया, ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा वो भी तो चेक करो। आपने डाल के छोड़ दिया, हो सकता है ग्रो ना कर रहा हो, फिर से करना पड़ेगा। तो आप मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर करना पड़ेगा डीएनए को टू इट्स प्रोजेनी, और ये चेक करो कि वो अपनी प्रोजेनी को डीएनए ट्रांसफर कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और इसी को हमें को ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला गया, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब हम लोगों ने ये पता लगा लिया कि यार किस तरीके से हमारा सारा का सारा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस है वो हो रहा है। ठीक है, हम लोगों ने आपको बोला कि यार बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत होती है, या हम लोगों ने बहुत सारे प्रोसेस बताए, मैंने बोला ये एंजाइम वो एंजाइम, ये सारी चीज़ें, तो एक तरीके से वो टूल्स हो गए हमारे। अपन जो अगर किसी प्लम्बर की बात करें या किसी इंजीनियर की बात करें तो उसके लिए स्क्रू हो गया या मशीन्स जो हैं वो एक तरीके से टूल्स हैं। तो हमारे लिए भी एज अ बायोलॉजिस्ट जब हम ये जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं तो हमारे लिए टूल्स क्या होंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्योंकि इसकी हेल्प से हम लोग डीएनए को कट कर रहे हैं, पॉलीमरेज एंजाइम, इसकी हेल्प से हम लोग डीएनए को रेप्लिकेट करवाएंगे, लाइगेज, इसकी हेल्प से हम लोग डीएनए को जोड़ेंगे, वेक्टर यानी कि प्लाज्मिड्स, जिसकी हेल्प से हम लोग जीन ट्रांसफर करेंगे या जीन को उसमें ऐड करके दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालेंगे, और एक होस्ट ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हम लोगों को अपना डिजायर्ड जीन डालना है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, टूल्स हैं ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। यही आप लोगों को मुझे करवाना है और यही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पोर्शन अब से शुरू हो रहा है, और आप लोगों को पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हम शुरुआत करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। यहाँ पे हम 2 तरीके की एंजाइम्स की बात करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। अगर जैसे आप लोग डीएनए फ्रेगमेंट देख रहे हैं पूरा, एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो डीएनए को बीच में से कट करता है, यहाँ से कट करेगा एंडोन्यूक्लियस, एंडो अंदर से, एक्सोन्यूक्लियस जो होगा वो डीएनए को एंड से कट करता है। तो इन दोनों एंजाइम्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी पूरा मैंने एग्जांपल दे रखा है, पहली एंजाइम कहाँ से डिराइव करी थी, कहाँ से नहीं करी थी, उसके बारे में बात कर देखिए। ये देखो एंडोन्यूक्लियस जो है बीच में से कट कर रहा है, एक्सोन्यूक्लियस साइड से कट कर रही हैं। ठीक है, जो पहली यहाँ पे एक मिनट को, ये देखो इको R1 से एंजाइम्स वगैरह ली थी तो उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें मेरे को बतानी है किस तरीके से होती है, किस तरीके से नहीं होता। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं जो दोनों तरफ से एक जैसे रीड हो,
जैसे अगर आप उसको यहाँ से रीड कर रहे हो तो G88TT, यहाँ से रीड कर रहे हो तो G88TC। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन से रीड करते हैं तो सेम तरीके के साउंड होते हैं, ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो ये सारी बातें आप लोगों के साथ करनी है, बट इसको हम एक साथ ही नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे और सबको एक साथ ही कवर करेंगे। ओके, आते हैं हम लोग अपने क्विज के ऊपर। क्विज का पहला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी एंजाइम है जो न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करती है फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए को कट करती है फ्रॉम एंड्स। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। तो क्या आंसर होगा आप बता सकते हैं मुझे? एंडो न्यूक्लियस, एक्सो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस या बोथ ए एंड बी? ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैंने ये आपको नहीं करवाया कि रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस हिंद 2 जो थी वो किससे ली गई थी। तो कोई बात नहीं, इसका आंसर भी आप हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा मार्क कर दीजिए, इसको हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। सो इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया था कि हमारी जो एंजाइम है दैट इज एक्सोन्यूक्लियस, वो डीएनए को कट करती है फ्रॉम एंड्स, एंडोन्यूक्लियस जो होती है वो सेंटर से कट करती है। ठीक है। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस हिंद 2 जो है वो आइसोलेट करी गई है किससे? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। ठीक है जी। अच्छा जी, सो ये सारी बातें आप लोगों को मैं बता दूंगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है ये, तो उसको हम लोगों को अच्छे तरीके से डिस्कस करना पड़ेगा और थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं चाहता नहीं हूँ कि बीच में ब्रेक आए, क्योंकि अगर हम इसको भी शुरू करेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा चल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे और पूरा का पूरा जो है एक ही लेक्चर में ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम टूल्स को कवर कर ले। ओके जी, सो मिलते हैं आप लोगों से अगली कक्षा में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।